हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में हमारे 4 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें है एक ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव, सेकंड इज एटम्स, थर्ड इज न्यूक्लियाई, फोर्थ इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स जो है हमारी सीबीएसई बोर्ड में 19 मार्क्स की पूछी जाती है, और शुरू के जो 3 चैप्टर हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं, जबकि लास्ट चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वो 7 मार्क्स का पूछा जाता है, क्योंकि उसकी जो थ्योरी है इस समय कम कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है, जिसकी वजह से वो चैप्टर 7 मार्क्स का तब भी आना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर की, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव्स। ये ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या होता है, मैटर वेव्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे बताया गया था रेडिएशन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बताया गया था रेडिएशन क्या होते हैं। तो जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, गामा रेज हैं, विजुअल रेज हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, रेडिएशन होते हैं। रेडिएशन एक तरह की एक लाइट मानी गई है। रेडिएशन क्या मानी गई, लाइट्स मानी गई। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। तो अब जब हम बात कर रहे हैं रेडिएशन क्या है, हमारा ड्यूल नेचर है। कैसे ड्यूल नेचर है, क्योंकि जो रेडिएशन बताए गए कि रेडिएशन जो होते हैं वो वेव नेचर के भी होते हैं और पार्टिकल नेचर्स के भी होते हैं। जो रेडिएशन है हमारे वो किस नेचर के होते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर के होते हैं। ठीक, इसको हम लाइट भी कहते हैं। जो लाइट है हमारी वो पार्टिकल नेचर की भी होती है और वेव नेचर की भी होती है। सबसे पहले ये बताया गया। अब ये थ्योरी कैसे आई, कैसे इसका यूज किया गया, कौन कौन से इसमें हमने फिनोमेना यूज किए, उनके बारे में हम पहले इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर वेव्स के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो रेडिएशन होती है या लाइट होती है उनके नेचर कितने होते हैं, 2 नेचर होते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो सबसे पहले इस ईयर में अगर बात करें 1675 में न्यूटन्स ने एक थ्योरी सजेस्ट की थी, जिसे हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। उसमें उन्होंने क्या बताया था, अगर हम कोई प्रोपगेशन भी कर रहे हैं किसी भी लाइट का, तो लाइट जो है वहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंसिस्ट करती थी। लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो लाइट थी वो कंसिस्ट करती थी। तो वहां पे ही न्यूटन्स ने बता दिया था कि लाइट का जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। और न्यूटन सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनकी बात को टाला भी नहीं जा सकता था। तो सभी ने माना कि जो लाइट होती है वो हमारी किस तरह के नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर की होती है। तो न्यूटन्स ने सबसे पहले एक थ्योरी थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट 1675 में, और इन्होंने बताया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की होती है। कैसी होती है हमारी लाइट, किससे मिलके बनी है, पार्टिकल से मिलके बनी है, तो इसका नेचर कैसा होगा, पार्टिकल नेचर होगा। 1678 में एक और हमारे साइंटिस्ट आए, हाइजेंस ने न्यूटन की थ्योरी को बिल्कुल नकार दिया। इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि लाइट के लिए हमें मीडियम की जरूरत है, और लाइट का जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है। लाइट कैसी हमारी, वेव नेचर की है, ये हाइजेंस ने बताया था अपनी थ्योरी में। लेकिन इसको किसी ने नहीं माना। उसके भी लगभग 100 ईयर्स बाद अगर बात करें, काफी टाइम बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ। कौन सा हुआ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक, इसमें इंटरफेरेंस का, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इन सब के बारे में बताया गया। इन्होंने बताया कि जो लाइट होती है वो हमारी कैसी है, वेव नेचर की होती है, ना कि पार्टिकल नेचर की। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था वहां पे यंग्स ने। तो वहां पे बता दिया था जो लाइट है वो हमारी कैसी होगी, वेव नेचर की होगी, ना कि पार्टिकल नेचर की होगी। इंटरफेरेंस में क्या करते थे, आपने पढ़ा होगा कि डबल स्लिट है, जब वहां से कोई लाइट पास हो रही होती है तो उसमें 2 फ्रिंजेज बन रहे होते हैं, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज बन रहे होते हैं। तो वहां पे बता दिया गया कि जो लाइट्स होती है वो कैसी है, हमारी वेव्स है। लाइट क्या है, हमारी वेव्स है। ठीक,
उसके बाद डिफ्रैक्शन में भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया। डिफ्रैक्शन में क्या बताया गया, जो लाइट सिंगल स्लिट में से अगर किसी भी लाइट को पास करते हैं तो वहां पे बता दिया गया था कि जो लाइट हमारी आ रही है या जो वेव्स आ रही हैं वहां पे कैसी आ रही है, मैक्सिमा और मिनिमा पे आती थी। तो यहां से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द्वारा जब इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट हुआ, इंटरफेरेंस का, तो यहां पे बताया गया लाइट इज अ वेव नेचर। उसके बाद डिफ्रैक्शन का जब एक्सपेरिमेंट हुआ, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और आपके पोलराइजेशन, तो इन फिनोमेना द्वारा क्या बताया गया था, ये तीनों फिनोमेना होते हैं हमारे ऑप्टिक्स में, जो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो यहां पे बताया गया लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर है। अब तक हमें ये पता लग गया कि न्यूटन ने जो बताया था पार्टिकल नेचर होता है, उसको लोगों ने छोड़ दिया और बोल दिया कि यंग डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है इसके द्वारा ये पता लग गया कि लाइट का जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है। तो लाइट का जो वेव नेचर कहां कहां से निकल के आया हमारा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। यहां से हमें ये पता लगा कि जो लाइट है उसका जो नेचर है वो कैसा है, हमारा वेव नेचर है। ठीक, इतना पता लग गया। अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत सालों बाद 1865 में एक पर्सन आए जिनका नाम था मैक्सवेल। कौन आया, मैक्सवेल। ठीक, तो मैक्सवेल ने क्या सजेस्ट किया था, वैसे तो इन्होंने ये थ्योरी 1873 में सजेस्ट की थी कि जो लाइट है वो प्रोपगेट्स करते हैं हमारे किसमें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। जो लाइट है वो प्रोपगेट्स करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइट है हमारी ऑक्सीलेशन के दौरान प्रोपगेट करती है। ठीक, ऑक्सीलेशन के दौरान क्या करती हैं, प्रोपगेट्स करती है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइट्स थी वो प्रोपगेट्स करती थी। ठीक, इसके बाद इन्होंने बता दिया जो लाइट का नेचर होता है वो लाइट कैसी है, या इससे एक वेव्स आई, इन वेव्स को बताया वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। इन्होंने क्या बता दिया कि जो ईएम वेव्स होती हैं वो हमारी ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। तो यहां से एक पार्ट निकल के आया था ईएम वेव्स के बारे में। किसके बारे में आया, ईएम वेव्स, और ये रेडिएशन के लिए काफी इफेक्टिव भी साबित हुई। ये इन्होंने अपनी थ्योरी प्रेडिक्ट की थी। इन्होंने क्या है, अपनी थ्योरी को प्रेडिक्शन दिया था कि जो हमारी लाइट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो नेचर में ट्रांसवर्स होती हैं। ठीक, और वो कहां पे अप्लाई की गई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे अप्लाई की गई थी, जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते थे, ऑक्सीलेशन के दौरान एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, सीबीएसई में 3 क्वेश्चन आए हैं, मैक्सवेल पे ही डिपेंड। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट ऑक्सीलेट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, व्हाट ऑक्सीलेट्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, क्या ऑक्सीलेट करता है, तो इसमें बताया गया था कि जब हम प्रोपगेशन कर रहे होते हैं किसी भी लाइट्स का, तो इलेक्ट्रिक और ऑक्सीलेशन के दौरान जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में प्रेडिक्ट किया था। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेड मैक्सवेल टू कंक्लूड द लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट फीचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लीड मैक्सवेल टू कंक्लूड दैट लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट्स के बारे में यहाँ पे इन्होंने समझाया था हमें, किसके बारे में, स्पीड ऑफ लाइट्स के बारे में समझाया था। तो इन्होंने क्या समझाया था, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है c = 1/√μ0 x लाइन नॉट जो होता है, इसकी जो स्पीड थी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के होती है। इन्होंने ये बताया था, और फिर ये बताया था कि इस स्पीड ऑफ लाइट की वजह से जो लाइट वेव्स होती हैं हमारी, क्या होती है, लाइट वेव्स। जो भी हमारी लाइट वेव्स होती हैं वो कैसी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। लाइट वेव्स की वजह
से हमारी ये जो लाइट वेव्स है नेचर में कैसी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। वो किससे बताया इन्होंने, स्पीड ऑफ लाइट से। इसलिए यहाँ पे ये जो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया था, तो यहाँ पे ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये लीड कर रही थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट एविडेंस इज देयर दैट साउंड इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन क्या है, क्या एविडेंस है जिसकी वजह से जो साउंड वेव्स होती है वो हमारे नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। इसलिए नहीं होती है साउंड वेव क्योंकि उसमें हमें इंटरनल मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। किसकी जरूरत पड़ती है, इंटरनल मीडियम की जरूरत पड़ती है। जब भी हमें कोई वेव्स को प्रोपगेट कराना होता है तो साउंड वेव्स में हमें इंटरनल मीडियम की जरूरत पड़ती है, जबकि लाइट वेव्स में जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इंटरनल मीडियम की जरूरत नहीं थी, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे थे, क्योंकि C इक्वल टू क्या है 1/√μ0 x लाइन नॉट, क्योंकि ये वैक्यूम पे लाइट बताई गई थी, क्योंकि इसका जो नेचर था इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन की वजह से था। तो यहाँ पे प्रोपगेशन के लिए हमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो हमें बस इतना याद रखना है कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो हमारी कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं नेचर में, और साउंड वेव्स क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि साउंड वेव्स में हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि लाइट वेव्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो ये किसने बताया, मैक्सवेल ने। ये थ्योरी थी, मैक्सवेल ने क्या प्रेडिक्शन किया था। उसके बाद आगे चल के इसी के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था लगभग 22 ईयर्स बाद हर्ट्ज ने क्या है 22 ईयर्स बाद इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था मैक्सवेल इक्वेशन को लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या है वहां पे EM वेव्स को प्रोड्यूस किया था या जनरेट किया था और उसको डिटेक्ट किया था कि जो लाइट होती है वो हमारी कैसी है, वेव नेचर की है। लाइट इज अ वेव नेचर। तो इन्होंने ये भी बता दिया कि जो EM वेव्स एस्टेब्लिश हुई हैं तो वो वेव नेचर के कारण ही, लाइट के वेव नेचर के कारण ही एस्टेब्लिश हुई। तो हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे हर्ट्ज द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया और यहां से उन्होंने EM वेव्स को क्या किया था, प्रोड्यूस और डिटेक्ट किया था। प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट किया। जब उन्हें पता लग गया EM वेव्स क्या हैं और EM वेव्स कैसी होती हैं, तो इनका लाइट के साथ कैसा रिलेशन है, वेव नेचर का रिलेशन होता है। तो EM वेव्स भी हमारी क्या इस्टेब्लिश कर रही थी, EM वेव्स established वेव नेचर ऑफ लाइट। तो EM वेव्स ने क्या इस्टेब्लिश किया कि जो लाइट है वो हमारी कैसी है, वेव नेचर की है। तो ये भी मैक्सवेल ने बता दिया, थ्योरी दी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया। फिर आगे चल के हर्ट्ज ने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। आगे चल के हर्ट्ज ने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक्सपेरिमेंट किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक्सपेरिमेंट कई लोगों ने किया था, हॉलबॉक्स थे, ठीक है, लेनार्ड थे, इन सब ने क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन इस चीज को वो न्यूमेरिकली प्रूव नहीं कर पाए। इस चीज को ये न्यूमेरिकली डोंट प्रूव। ठीक है, इन्होंने क्या है न्यूमेरिकली इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए, एक्सपेरिमेंटली किया था। और थ्योरेटिकल में अगर देखें तो ये जो न्यूमेरिकल कंडीशन अप्लाई करते हैं वहां से ये थ्योरी इनकी प्रूफ नहीं हुई थी। ये भी इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द्वारा ही यूज किए थे। जो अल्ट्रावायलेट रेज है किसी जिंक सल्फेट पे, मेटल सरफेस पे, उस पे इंसिडेंट कराए थे जिंक सल्फेट पे, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप लगा हुआ था। तो ये सारी चीजें हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट के दौरान किया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इन्होंने भी बताया, हॉलबॉक्स ने भी बताया, लेनार्ड ने भी इसके बारे में डिस्कस किया। लेकिन पूरी तरह जो प्रूफ किया था 1905 में, वो प्रूफ किया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या प्रूफ किया यहाँ पे, तो आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी
और इस थ्योरी को प्रूव भी किया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी बताया था और इन्होंने प्रूव किया था जो लाइट है वहां पे वो क्या बताया था कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है, और यहां से पता लगा था कि लाइट जो है कैसे नेचर की है, पार्टिकल नेचर की है जब हम किसी का रेडिएशन करा रहे होते हैं। तो पार्टिकल नेचर में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द्वारा पता लगा कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है। इसके बाद कॉम्पटन द्वारा भी ये बताया गया था, कॉम्पटन इफेक्ट द्वारा एक्स रेज की जो स्कैटरिंग थी वहां पे कॉम्पटन इफेक्ट द्वारा ये बताया गया कि लाइट का जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। और सबसे बड़ी थ्योरी जो थी वो प्लांक्स की थी। सबसे बड़ी थ्योरी किसकी थी? प्लांक थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, प्लांक ने जो थ्योरी दी थी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए बताया कि लाइट जो होती है वो हमारी कैसी है, पार्टिकल नेचर है। लाइट कैसी है हमारी, पार्टिकल नेचर होती है। तो इन्होंने यहाँ पे पार्टिकल नेचर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हमें समझाया था। ठीक, उसके बाद ये था रेडिएशन का। इतना पता लग गया कि जो लाइट का नेचर है वो ड्यूल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर होता है, यानी रेडिएशन हमारी ड्यूल नेचर की होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है, मैटर वेव्स के बारे में। तो मैटर वेव्स भी हमें क्या बताई गई थी कि जो मैटर वेव्स होती है वो भी हमारे ड्यूल नेचर की होती है। डी ब्रॉगली ने एक अपनी एनालॉजी दी थी, थ्योरी दी थी, और उन्होंने बताया था जो मैटर्स होते हैं वो एज अ वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी होते हैं। क्योंकि अब हमने देखा कि जो हमारे पार्टिकल्स थे वो तो एस्टेब्लिश हो गए, पार्टिकल तो हो गए, और अगर हमें कोई भी मैटर दे रखा है या मैटर है तो वो उसका पार्टिकल नेचर तो होगा। मैटर्स का क्या होता है, पार्टिकल तो होते ही है मैटर्स, तो उसका नेचर कैसा होगा, मैटर का जो नेचर होगा वो पार्टिकल नेचर तो अपना होगा ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैटर वेव्स को भी बताया गया, ये भी ड्यूल नेचर के होते हैं। कौन कौन से, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। मान के चलिए हमारे पास ये मार्कर है, तो डी ब्रॉगली एनालॉजी के अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो ये हमारा क्या है, पार्टिकल भी है और वेव्स भी है, यानी ये वेव्स की तरह भी वर्क कर रहा है। तो मैटर वेव्स के बारे में जब बताया गया, जो मैटर वेव्स थी हमारी, ये हमारी कैसी होती है नेचर में, पार्टिकल भी होती है, और ये तो एस्टेब्लिश हो चुका था कि पार्टिकल नेचर की वेव्स मैटर होते हैं। लेकिन अब वेव नेचर के बारे में सबसे पहले डी ब्रॉगली ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी या एनालॉजी दी, जिसमें इन्होंने बताया कि जो हमारे मैटर्स होते हैं वो कैसे हैं, पार्टिकल और वेव्स नेचर के होते हैं, यानी जो लाइट है यहाँ पे वो ड्यूल नेचर की होती थी। ठीक, मैटर वेव के बारे में। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक ही पर्सन ने किया है अभी तक, डेविसन और जर्मन ने। अगर इसकी बात करें, डी ब्रॉगली एनालॉजी, और इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट किया था इस पे डेविसन एंड जर्मन ने। डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया था, और वो भी इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने के दौरान, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन कराने के दौरान उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जो हमारा मैटर होता है, इलेक्ट्रॉन क्या था, एक फंडामेंटल पार्टिकल था, तो ये हमारा जब मोशन कर रहा होता है तो उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है या मैटर है ये कैसा है, वेव में नेचर है। ठीक है, तो किस तरह का नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट था वो डेविसन और जर्मन ने करके दिखाया था, इकलौता एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के बारे में जीपी थॉमसन ने और एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने भी बताया था जो हमारे मैटर वेव्स होते हैं वो वेव नेचर के भी होते हैं और पार्टिकल नेचर्स के भी होते हैं। ठीक, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद हम एनिमेशन देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। एक वीडियो बनाया है जिसमें हम इसमें एनिमेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैटर वेव्स के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल्स। इसका हम एनिमेशन देखेंगे कि किस तरह से मेटल में हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं फ्रीली, क्या होता है इनमें, कैसे ये मूव करते हैं, इसके बारे में हम 3 स्लाइड्स देखेंगे जिसमें हमें एनिमेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद एक स्लाइड और देखेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में बताया गया है, जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स की। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे देखते हैं हम कि ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, और ये पूरा एक एटम्स बना हुआ है, ठीक। तो आउटर सेल पे देख रहे हैं हम, आउटर सेल पे किस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवली फ्री कर रहे हैं, आसानी से मूव कर रहे हैं। लेकिन ये बाउंडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लूजली हमारे बाउंडेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आइंस है, ये नेगेटिव आइंस है। जरूरी नहीं है ये इसी से बंधा हुआ है, वो दूसरे भी न्यूक्लियस पे जा सकता है, अगले न्यूक्लियस पे भी जा सकता है। तो इस तरह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं फ्रीली किसी भी पॉजिटिव आइंस के लैटिस पे। किस तरह से आप देख रहे हो कि ये हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से मूव कर रहे हैं किसी भी मेटल के इनसाइड में। इन्हीं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। किस तरह से ये बाउंड हो रहे हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है हमारे आउटर सेल, एटम्स के आउटर सेल से दूसरे एटम जो न्यूक्लियस है या पॉजिटिव आइंस है उसके न्यूक्लियस पे जा रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहे हैं किस तरीके से हम देखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये एक मेटल था, जब तक हमने वोल्टेज अप्लाइड नहीं किए थे तब तक हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडम मोशन कर रहे थे। जब तक हमने कोई भी वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस इस मेटल्स पे अप्लाई नहीं किया था तो हमने देखा जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन कर रहे थे, ठीक। जैसे ही हमने वोल्टेज अप्लाइड किया तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या है एक डायरेक्शन में फ्लो करने लग गए। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे फ्लो कर रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं, ये हमारे बहुत सारे रेड कलर के जो हैं पॉजिटिव लैटिस आयन दे रखे हैं, और ब्लू कलर के जितने भी हैं हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली किसी भी मेटल्स के अंदर मूव कर रहा होता है तो आप खुद देख सकते हो वो किस तरह से मूव कर रहा है। जब हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए लैटिस से टकराएगा, उसके बाद इनके जो मोशन है, मोशन करने का तरीका देखिए वो कैसा है, रैंडम है। ये नहीं है कि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, इनके डिफरेंट डायरेक्शन दे रखे हैं, डिफरेंट वेलोसिटी के साथ ये मोशन करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। और जब तक ये इस तरह मोशन करते हैं, अगर हम कोई भी मेटल को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, ठीक है, तब ये रैंडम मोशन हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या बता रहा है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां से अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सफिशियंट एनर्जी के साथ, सॉरी सफिशियंट हाई फ्रिक्वेंसी के साथ किसी भी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं तो उस मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहेंगे, ठीक। और ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी एमिशन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स की। तो अभी हमने एनिमेशन भी देखा था फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स के बारे में, और समझ में भी आ गया होगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, ठीक है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात हमने देखा था, हमारे पास वहां एनिमेशन में एक एटम था, इसके अंदर एक न्यूक्लियस था, ठीक, और इसके जो आउटर सेल हैं वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली क्या कर रहे होते हैं, मेटल्स के अंदर ही इनसाइड में मूव कर रहे होते हैं। और जो आउटर सेल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एटम्स के वो लूजली बाउंड होता है मेटल के अंदर, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, ये मेरा कोई मेटल है, ठीक, यहां पे बहुत सारे मेरे पॉजिटिव आइंस हैं, ये पॉजिटिव आइंस हैं, ठीक है, लैटिस पॉजिटिव आइंस मान सकते हैं। तो
यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पे मूव करते हैं फ्रीली मूव कर रहे होते हैं थ्रू आउट द लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो इस पॉजिटिव आयंस के कारण ये आसानी से यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हमारे मूव कर रहे होते हैं। तो इन्हीं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते थे। क्या कहते थे, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं किसी भी मेटल्स के। अब मेटल में हमें पता लग गया कि जो मेटल है इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, ये हमें पता लगा कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद ये जो मूव कर रहे होते हैं, दे मूव इनसाइड अ मेटल, इनसाइड ए मेटल, ये क्या है, मेटल के इनसाइड में मूव कर रहे होते हैं इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल, इन ए कांस्टेंट पोटेंशियल। कांस्टेंट पोटेंशियल के साथ ये जो है हमारे मेटल में मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक, अब ये बाहर क्यों नहीं आते, जब ये मूव कर रहे हैं तो ये जो सरफेस है या मेटल दे रखे हैं, इन मेटल से बाहर क्यों नहीं आते हैं। सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये मेटल से बाहर क्यों नहीं आए, जबकि यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे मूव कर रहे हैं आसानी से मेटल के इनसाइड में। तो इसमें भी एक थ्योरी थी, जब भी हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल की, और इससे पहले आपने 10th में पढ़ा होगा कंडक्टर के बारे में। ठीक, कंडक्टर में क्या है, अगर कोई कंडक्टर एक मेटल होता है और अगर हम मेटल को किसी रूम टेम्परेचर पर रख दें विदाउट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सप्लाई, यानी जो एक्सटर्नल सोर्स है वो हमने कोई कनेक्ट नहीं कर रखा है और मेटल एक रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है। ठीक, तो मेटल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कंटिन्यू करते हैं। तो आपने वहां एनिमेशन में भी देखा था किस तरह से वो रैंडम मोशन कर रहे थे। जब वो रैंडम मोशन करते हैं तो इस केस में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहे होते हैं, जिसके कारण उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है और वहां से कोई करंट वहां पे फ्लो नहीं कर रहा होता था। ये केस था हमारा कब, जब कांस्टेंट पोटेंशियल की बात कर रहे थे। तो ये आसानी से अपने इनसाइड में ही मूव करते हैं और ये फ्री नहीं आते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं तो कूलम्ब्स लॉ, इन पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इनके जो चार्ज हैं, इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस का इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इन पे दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके कारण इनके बीच क्या लगेगी, हमारी अट्रैक्टिव फोर्स यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे यूज की जा रही है। ठीक, और ये एक दूसरे के पास इतनी दृढ़ता से बंधे रहते हैं कि इनके बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी लगती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। इनके बीच में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, जिससे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पोटेंशियल एनर्जी इस पे स्ट्रॉन्ग लगी हुई है। तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें एक टर्म की जरूरत पड़ी कि अगर हमें सरफेस से, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो यहां पे किसी ना किसी एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो यहां पे हमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। ठीक, तो वही एनर्जी क्या है, आगे चल के वर्क फंक्शन का वर्क करेगी। किसका वर्क करेगी, वर्क फंक्शन का। ठीक, एक कंसेप्ट और है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल में, वर्क फंक्शन के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम बात करें मेटल के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है या नहीं। एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि जितने भी मेटल्स के अंदर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कांस्टेंट टेम्परेचर पे उनकी एनर्जी सेम होगी या नहीं। तो जितने भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल में
डोंट हैव अ सेम एनर्जी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे उनकी जो एनर्जी है वो सेम नहीं होती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं सर्टेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। एनर्जी को क्या कर रहे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जब भी हम बात करते हैं किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेटल में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसको लिख सकते हैं ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स in metal do not have same energy at constant temperature these electrons have certain distribute energy। ये क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं किसको? एनर्जी को। ठीक है। अगर हमसे बात कोई पूछे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितने भी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है? नहीं होती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स जो है उन एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके अंदर। ठीक है। तो ये था हमारा क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल की बात की। अब बात करेंगे हम वर्क फंक्शन की। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले माइंड में अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब भी मेटल सरफेस से किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, अलग से एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो एनर्जी हमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जरूरत पड़ती है उसको ही हम वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। या ये बोल सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ सरफेस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है? सबसे पहले वर्क फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ये वर्क। दिस टॉपिक इज अ वर्क फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन पूछी जाती है 1 मार्क्स में। ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव a surface electron is called work function ठीक है। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, तो किसी भी मेटल का जो वर्क फंक्शन है, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो वो क्या होती है? हमारी वर्क फंक्शन होती है। किसकी? मेटल्स की। तो वर्क फंक्शन जो डिपेंड करता है, एक तो हमारा करता है नेचर ऑफ द मेटल। मेटल का नेचर क्या है? अलग अलग मेटल्स यूज करते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ती है जब भी हमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर करना है या इजेक्ट करना है। दूसरी कंडीशन जो होती है वो डिपेंड करती है सरफेस पे। ठीक है। कंडीशंस ऑफ सरफेस, जो कंडीशंस है सरफेस की मेटल सरफेस की, उस पर भी ये डिपेंड करती है। तो कंडीशन ऑफ इट्स सरफेस, यानी वर्क फंक्शन हमेशा मेटल के सरफेस पे भी डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ द मेटल्स पे भी डिपेंड करता है। वर्क फंक्शन को जो हम जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है हमारा फाई नॉट। वर्क फंक्शन को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो सिंबल क्या होता है? हमारा फाई नॉट सिंबल्स हम यूज करते हैं वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है? 1.602 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। और इसको हमेशा हम जब भी यूनिट लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के रूप में इस वर्क फंक्शन की यूनिट लिखते हैं। ये एक तरह की एनर्जी है। क्या है? ये एक तरह का एनर्जी है। तो ये आई कहां से? तो जितनी एनर्जी
इलेक्ट्रॉन्स द्वारा गेन्ड की गई एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स द्वारा कितनी एनर्जी गेन की गई, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो वर्क होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो वर्क हुआ वही हमारी किसके इक्वल थी, एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी Q इंटू वी, Q इंटू वी। तो यहीं से बता दिया गया इसकी वैल्यू क्या होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और ये किसके इक्वल होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक, तो एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी इसके द्वारा गेन की गई। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ये भी कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन when the accelerated through a potential difference of 1 volt। एक वोल्ट द्वारा जितना पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस द्वारा जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की गई थी वही क्या थी, हमारी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल थी। ठीक, तो एनर्जी गेन्ड बाई किसके, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो वर्क डन किया जाता है तो वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये पूछा जा सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ईवी कॉमनली यूनिट होती है हमारी एनर्जी की। ठीक है, कहां एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए कॉमनली यूनिट के रूप में यूज किया जाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अब हम बात कर रहे थे वर्क फंक्शन, इसकी यूनिट देख ली हमने, कंडीशन किस पे डिपेंड होती है ये भी देख लिया कि वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मेटल एंड कंडीशन ऑफ इट्स सरफेस पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वर्क फंक्शन है सबसे हाईएस्ट किसका होता है, तो सबसे हाईएस्ट जो वर्क फंक्शन है वो किसका होता है, हाईएस्ट वर्क फंक्शन जो होता है वो हमारा किसका होता है, प्लेटिनम का। किसका होता है, प्लेटिनम। लगभग इसका जो वर्क फंक्शन बताया गया 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद जो वर्क फंक्शन आता है वो निकिल का आता है, निकिल, ठीक है, निकिल का। ठीक, निकिल NiCHEl होती है, तो निकिल का कितना होता है 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकिल का कितना होता है 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हमसे पूछे कि सबसे लोएस्ट वर्क फंक्शन किसका होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लोएस्ट वर्क फंक्शन किसका होता है, तो जो लोएस्ट वर्क फंक्शन होता है वो हमारा सीजीएम का होता है। किसका होता है, सीजीएम। ठीक है, किसका होता है, सीजीएम का सबसे लोएस्ट वर्क फंक्शन होता है। सीजीएम का जो फाई होता है, फाई नॉट, वो कितना होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सोडियम का जो वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट इज इक्वल टू 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, सॉरी 2.75, 2.30 किसी और का होता है, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, फाई नॉट का होता है। ठीक, सोडियम का वर्क फंक्शन कितना है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे लोएस्ट किसका होता है, सीजीएम का। सबसे हाईएस्ट किसका होता है, प्लेटिनम का। ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन, हाईएस्ट वर्क फंक्शन किसका है, प्लेटिनम का, और लोएस्ट वर्क फंक्शन किसका होता है, सीजीएम का। ठीक है ना, तो ये था हमारा वर्क फंक्शन। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में। अब क्वेश्चन एक पूछा जाता है, मुझे ध्यान नहीं रहा वर्क फंक्शन पे, कि वाई एल्कली मेटल्स जो होते हैं सूटेड एज आ फोटो सेंसिटिव मेटल्स की तरह, जो एल्कली मेटल्स हैं वो मोस्ट सूटेड होते हैं एज आ फोटो सेंसिटिव मेटल्स की तरह। क्यों, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स है उनका जो वर्क फंक्शन होता है वो कम होता है। एल्कली मेटल्स का क्या है, वर्क फंक्शन आपने देखा कम है, जैसे सीजीएम, सोडियम, इनका वर्क फंक्शन क्या था, कम था, जिसकी वजह से हम क्या है विजुअल रेडिएशन द्वारा आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या है इजेक्ट कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम एल्कली मेटल्स को सूटेड बताया गया था एज आ फोटो सेंसिटिव मेटल्स की। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन। ये इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे ये इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है। अभी तक हमने देखा था वर्क फंक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स। अगर हम कहें कि मेरे पास कोई ये मेटल है, सपोज कीजिए मेरे पास ये क्या है, मेटल है, और सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, ठीक, ये हमारे पॉजिटिव आइंस यानी जो लैटिस आइन है उनसे
जुड़े हुए होते हैं, जबकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, बल्क में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मेटल के इनसाइड में देख रहे हो बल्क में हमारे इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, और यहाँ पे जो सरफेस इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ही दे रखे हैं। ठीक, तो कहा जाता था कि जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस बाउंडेड होते हैं एज कंपेयर टू बल्क इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बल्क में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के इनसाइड में वो क्या है, ज्यादा बाउंडेड है किसके मुकाबले, सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, जिससे हम सरफेस के इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर इजेक्ट कर सकते हैं, मेटल से आसानी से इजेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसी फिनोमेना को क्या कहा गया था, इलेक्ट्रॉन एमिशन कहा गया था। इसी फिनोमेना को क्या कहा गया था, इलेक्ट्रॉन एमिशन कहा गया था। तो द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक, तो इसी फिनोमेना को क्या कहा गया, द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। अब एमिशन ऑफ किसका एमिशन हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, फ्रॉम अ मेटल सरफेस। किससे, मेटल सरफेस से, फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। जहां पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा मेटल सरफेस से, इस फिनोमेना को क्या कहा गया था, इलेक्ट्रॉन एमिशन कहा गया था। ये जो इन मेटल सरफेस से जब हम इलेक्ट्रॉन का एमिशन करते हैं तो 3 टाइप से करते हैं। फर्स्ट इज आ थर्मो आयनिक एमिशन। पहला क्या था, थर्मो आयनिक एमिशन था। ठीक, दूसरा एमिशन क्या था हमारा, फील्ड एमिशन था, जिसको कैथोड एमिशन भी कहते हैं, फील्ड एमिशन। और तीसरा जो था वो था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये 3 टाइप्स के हमने यहाँ पे एमिशन यूज किए। ठीक, कौन कौन से, थर्मोआयनिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक, आपने बल्ब देखा होगा, है ना, बल्ब जब जलता है तो उसमें से कोई हीट निकल रही होती है, यानी वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो एनर्जी के रूप में हमें वहां हीट मिलती है। तो वो कौन सी एनर्जी होती है बल्ब के जलने पे, उसके फिलामेंट में से, तो वो एनर्जी हमारी थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है ना। अगर हमारे पास ये कोई मेटल है, सपोज कीजिए ये क्या है, हमारे पास कोई मेटल है, और इस मेटल को हमने क्या किया, हीट कर दिया। इस मेटल को क्या किया हमने, हीटेड किया। तो यहां से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट होंगे। ठीक, तो वो किसके कारण हुए, थर्मल एनर्जी के कारण। यहाँ पे जो थे थर्मल एनर्जी के कारण हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिटेड होंगे। थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एमिटेड होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स है थर्मल एनर्जी के कारण वो क्या होंगे, एमिटेड होंगे। तो यही हमारी क्या एमिशन कहलाई, थर्मोआयनिक एमिशन कहा गया। जब हम किसी भी मेटल को हीट करते हैं तो वहां से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई थर्मल एनर्जी गेन करते हैं, या सफिशिएंट उन्हें थर्मल एनर्जी मिलती है, जिसके कारण वो अपने सरफेस पे आ जाते हैं और सरफेस से रिमूव हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा गया, थर्मोआयनिक एमिशन कहा गया। और इनके ही इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा गया था, थर्मो इलेक्ट्रॉन्स भी कहा गया। तो ये किसके कारण हुआ, थर्मल एनर्जी के कारण। यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से एमिटेड हुए। तो मेटल को जब हीट करते हैं तो वहां से क्या है, थर्मल एनर्जी के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन करेंगे थर्मल एनर्जी को, और गेन करने के बाद रिमूव हो जाते हैं किससे, सरफेस से। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया था, थर्मोआयनिक एमिशन कहा गया। और इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा गया था, यहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रॉन्स कहा गया था। क्या कहा गया था, थर्मो इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। ठीक, तो ये किसके कारण आया, जब हीट एनर्जी, तो इसमें कौन सी एनर्जी लग रही है, हमारी हीट एनर्जी का यूज किया गया है। अब बात करते हैं फील्ड एमिशन। ये फील्ड एमिशन क्या होता है। ठीक, अगर हम किसी भी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दें, जब कोई भी मेटल सरफेस है उस पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं,
तो ये हमारी क्या थी, मान के चलिए ये हमारा जो एमिशन होता था जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते थे, तो इस टाइप के एमिशन को हमने क्या कहा था, फील्ड एमिशन कहा था। क्या कहा था, फील्ड एमिशन कहा था। ठीक, प्लस नेगेटिव, और ये क्या है हमारा, कोई मेटल है, ये क्या है, मेटल है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ से इजेक्ट होंगे। तो इसी पार्ट को हमारा क्या कहा गया था, फील्ड एमिशन कहा गया था। और यहाँ पे हमने मेटल सरफेस पे बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड थी 10⁸ वोल्ट पर मीटर। 10⁸ वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाइड की गई थी, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड थी। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है V = E D के, तो E = किसके होता है, वोल्टेज अपॉन D, E = V/D। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी किसकी तरह वर्क करती है, डाइलेक्ट्रिक आयनोजाइजेशन की तरह, आयन की तरह वर्क करेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग इज द एग्जांपल ऑफ फील्ड एमिशन। और इसमें कौन सी एनर्जी यूज की गई, तो याद रखना इसमें जो एनर्जी यूज की जाती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा फील्ड एमिशन। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, मान के चलिए इसी डायग्राम में चेंज करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को समझाते हैं। चलो न्यू डायग्राम ही बनाते हैं, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, देखिए ये हमारे पास कोई मेटल है। ठीक, ये कोई हमारे पास मेटल है, यहाँ पे मेटल के सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल के सरफेस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, बल्क में इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे। और जैसे ही हमने हाई फ्रिक्वेंसी और लो वेवलेंथ की कोई भी रेडिएशन थी इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराई, हाई फ्रिक्वेंसी लो वेवलेंथ की कोई भी रेडिएशन हमने क्या किया, मेटल के सरफेस पे जैसे ही इंसिडेंट कराया, तो उस मेटल के सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, रिमूव हुए या इजेक्ट हुए। तो इसी फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नाम दिया। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। कोई भी लाइट या रेडिएशन जो थी हमारी हाई फ्रिक्वेंसी या ये बोल सकते हैं सूटेबल फ्रिक्वेंसी के द्वारा मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट कराई जाती है, तो उस सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन या मेटल से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, इजेक्ट होते हैं, तो इस फिनोमेना को हमने क्या नाम दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा था। क्या कहा था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा था, क्योंकि यहां से क्या हुए, हमारे इलेक्ट्रॉन एमिटेड हुए। कब, हाई फ्रिक्वेंसी लो वेवलेंथ, हाई फ्रिक्वेंसी या लो वेवलेंथ पे। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी या लो वेवलेंथ पे। और यही जो इफेक्ट था ये आगे चल के क्या हुआ था, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बना था। तो इसको लिख सकते हैं, व्हेन आ रेडिएशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी और लो वेवलेंथ, हाई फ्रिक्वेंसी और लो वेवलेंथ इंसिडेंट on the surface of metal या surface metal, then electron may be, then electron may imitate या eject भी बोल सकते हैं, imitate. This phenomena is known as photoelectric emission,
नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इफेक्ट। ठीक है ना। जैसे ही हमने मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएशन किया था किसका, हाई फ्रिक्वेंसी या लो वेवलेंथ का इंसिडेंट कराई थी सरफेस मेटल पे, तो उसकी वजह से क्या हुए, इलेक्ट्रॉन में भी एमिटेड हुए या इजेक्ट हुए। ये भी कई जगह लिखा होता है, इलेक्ट्रॉन में भी इमिट या इजेक्ट या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस मेटल। दिस फिनोमेना इज नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां से हमने जब रेडिएशन थी, कैसी थी, हाई फ्रिक्वेंसी या लो वेवलेंथ की रेडिएशन दी थी किस पे, मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन इमिटेड हुए। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को क्या कहा गया था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा गया था। जैसे जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम। जिंक पे सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हर्ट्ज ने किया था। जिंक के एक्सपेरिमेंट के बारे में हर्ट्ज ने बताया था, और ये हमारी किस में मिलती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये जो हमारे मेटल्स रखे हैं ये कहां मिलेंगे, अल्ट्रावायलेट रीजन में। जबकि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये कैसे होते हैं, हमारे विजुअल रीजन में होते हैं, क्योंकि इसमें विजुअल रेडिएशन हो रहा होता है। अभी हमने एक क्वेश्चन भी बताया था, व्हाई एल्कलाई मेटल्स मोस्ट सूटेड एज अ फोटो सेंसिटिव एलिमेंट, क्योंकि वो उनका जो वर्क फंक्शन है वो लो होता है और वो विजुअल रीजन में या विजुअल रेडिएशन में आसानी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, इसलिए उन्हें मोस्ट सूटेड फोटो सेंसिटिव मेटल्स माना गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन द यूवी रे रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजुअल रीजन और आपका जो भी इंफ्रारेड रेज होती हैं, ठीक है ना, जो माइक्रोवेव रीजन है, अल्ट्रावायलेट रेज है, माइक्रोवेव रेज है और आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन है। इन तीनों में अगर पूछा जाए कि इन तीनों में मोस्ट सूटेबल रेज या रेडिएशन कौन सा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो हमेशा याद रखना, अगर पूछा जाए यूवी रेज, माइक्रोवेव रेज और इंफ्रारेड रेज, IR रेज, जो इंफ्रारेड रेज होती है, इनमें मोस्ट सूटेबल कौन सा होता है, मोस्ट सूटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट सूटेबल कौन सा होता है हमारा, क्वेश्चन आए कौन सा है, क्वेश्चन मार्क, तो यूवी रेज इज द करेक्ट आंसर, यूवी रेज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यूवी रेज की जो है फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है और ये हाई एनर्जेटिक होता है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कौन कैसी है, हाई फ्रिक्वेंसी है और ये हाई एनर्जेटिक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है ना, याद रखना है, यूवी रेज इज हाई फ्रिक्वेंसी एंड हाई एनर्जेटिक, तो ये ज्यादा मोस्ट सूटेबल है किसके लिए, माइक्रोवेव और IR वेव के मुकाबले ये ज्यादा सूटेबल होता है। ठीक, और ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं, विजुअल रीजन का यूज करते हैं। जितना एनर्जी कम लगानी पड़ेगी उतना ही हमें लो वर्क फंक्शन करना पड़ेगा, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन आसानी से इजेक्ट हो जाए। तो ये पार्ट था हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन का। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन हमने 3 टाइप्स के बताए, थर्मोआयनिक जो हीट एनर्जी के कारण थे, सेकंड इज अ फील्ड एमिशन जो किसके कारण थे, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के कारण, और तीसरा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और ये किसके कारण हो रहे थे, लाइट एनर्जी। इसमें कौन सी एनर्जी यूज की गई है, लाइट एनर्जी का यूज किया गया है, और यही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और हम जो पढ़ रहे हैं, पहले हमने किसके बारे में पढ़ा है अभी तक, केवल इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकाला जाता है इस मेटल के बारे में डिस्कस किया। ठीक, मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन को कैसे रिमूव करते हैं ये बता दिया। अब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में कि जो रेडिएशन दिए जा रहे हैं वो पार्टिकल नेचर होता है ना, नेचर ऑफ लाइट का क्या है, क्या नेचर है इसका, किस मटेरियल का है, क्या कहते हैं इसको, तो फोटोन कहते हैं। तो अब हम इस फोटोन के बारे में पढ़ेंगे, ये फोटोन होता क्या है। ठीक, अब हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या लाइट का जो पार्टिकल नेचर था वो क्या बताया गया था, फोटोन बताया गया था। और ये हमें याद भी रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कंटिन्यू लगभग 4-5 ईयर्स से लगातार कंटिन्यू आया है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट,
पार्टिकल, नेचर ऑफ लाइट क्या था हमारा, फोटोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी फोटोन के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन की बात करते थे, तो कॉम्पटन ने 1924 में क्या किया था, एक्सरेज में देखा था कि जब हम फोटोन को स्ट्राइक कर रहे हैं वेवलेंथ को इंक्रीज करके, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वहां से इजेक्ट हो रहे थे। तो ये किसने बताया था, 1924 में कॉम्पटन ने बताया था एक्सरेज के बारे में स्कैटरिंग करके। लेकिन 1921 में जो आइंस्टीन थे उन्हें एक नोबेल प्राइज मिल चुका था इस थ्योरी को बताने के लिए, और इसके बारे में जो फोटोन के बारे में बताया था वो थे हमारे प्लांक। प्लांक ने क्या बताया था, फोटोन के बारे में प्लांक्स ने जानकारी दी थी। प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी है वो किस पे बेस्ड थी, फोटोन पे बेस्ड थी। तो अब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी देखा, तो उसमें देखा था लाइट कैसे इंटरेक्ट करती है किसी भी मैटर के साथ। तो ये जो मैटर है ये किसके बने होते हैं, जो मैटर्स होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं, ठीक है ना। तो जब लाइट इंटरेक्ट कर रही थी मैटर के साथ, तो वहां पे वो बिहेव कर रही थी छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। किसके रूप में बिहेव कर रही थी, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में या एनर्जी के रूप में बिहेव कर रही थी, जिसको क्या कहा गया था, क्वांटा कहा गया था। क्या कहा गया था, क्वांटा। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, इसके फीचर्स क्या थे फोटोन के, तो इन्हीं के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला फीचर क्या था, इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले पूछी जाती है डेफिनेशन क्या है। तो द पार्टिकल्स ऑफ लाइट, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उसको हम फोटॉन्स कहते हैं। एनर्जी ऑफ पैकेट्स जो होते हैं या बंडल ऑफ पैकेट्स होते हैं उसको हम फोटोन कहते हैं, और क्वांटा ऑफ एनर्जी को भी हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। तो पहले क्या बताया गया था, द पार्टिकल्स ऑफ लाइट, द पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स। जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उनको क्या कहा गया था, फोटॉन। जो हम स्ट्राइक करा रहे थे मेटल सरफेस पे लाइट या रेडिएशन, वो क्या थी, हमारी फोटोन थी, ठीक। या एनर्जी ऑफ पैकेट्स, एनर्जी, जो भी एनर्जी होती है पैकेट्स की, एनर्जी पैकेट्स हो या बंडल्स भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे बंडल्स जो होते हैं, ठीक, एनर्जी पैकेट्स या क्वांटा ऑफ एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी को फोटॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पैकेट से मिलके जो पार्टिकल्स है ये छोटे छोटे पैकेट से मिलके बनता है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसको फोटोन कहते हैं। क्वांटा का मतलब क्या होता था, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी है, फिक्स्ड अमाउंट में जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो हमारी क्या है, फोटोन है। दूसरा कंसेप्ट क्या आया इसका, इसके बाद जो न्यूटन फिजिक्स थी वहां पे फोटोन के मास को डिफाइन नहीं किया गया था। न्यूटन की जो फिजिक्स थी या न्यूटन की जो मैकेनिक्स थी वहां पे हमें फोटोन का मास डिफाइन नहीं किया गया था। तो द मास ऑफ फोटोन कैन नॉट बी डिफाइन द न्यूटन मैकेनिक्स। न्यूटन की जो मैकेनिक्स थी वहां पे हमें फोटोन का मास डिफाइन ही नहीं था, जबकि यहाँ पे जो मास बताया गया, द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। अगर कोई लाइट ट्रेवल्स कर रही है या फोटोन ट्रेवल्स कर रहा है, उसको हमने रोक दिया तो उसका मास क्या होता है, जीरो होता है, इज जीरो। दैट इज, इसका मतलब क्या था, अ फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, अ फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट इन रेस्ट। फोटोन क्या है, रेस्ट को एग्जिस्ट नहीं करता है। अब तक हमें ये पता लगा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या ये भी लिख सकते हैं, द मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड न्यूटन्स मैकेनिक्स। ठीक है, न्यूटन की जो मैकेनिक्स थी उसमें फोटोन के मास को डिफाइन नहीं किया गया था, जबकि यहाँ पे जो रेस्ट मास होता है फोटोन का वो जीरो होता है और इट कैन नॉट एग्जिट एट अ रेस्ट। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, एग्जिट एट रेस्ट। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो रेस्ट मास फोटोन का है वो जीरो होता है, कैसे जस्टिफाई करोगे।
तो हमने पढ़ा था मूविंग मास m इजिकल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के क्या होता है हमारा m इजिकल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। मूविंग मास है, ये रेस्ट मास है, हमें निकालना क्या था, रेस्ट मास। तो रेस्ट मास को लिख सकते हैं एम नॉट इजिकल टू रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और अगर मैं b को c के इक्वल रख दूं, वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल रख दूं, तो एम नॉट इजिकल टू क्या आएगा, रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये 0 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना आया m इंटू दिस, तो ये कितना निकल के आया, रेस्ट ऑफ मास क्या निकल के आया मेरा, 0 निकल के आया। सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक, तो यहां से क्या निकल के आया, जो रेस्ट मास होता है फोटोन का वो क्या होता है, इज अ 0। रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0। तो इस तरह से हम जस्टिफाई करते हैं कि जो रेस्ट मास होता है फोटोन का वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक, m इजिकल टू एम नॉट रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एम नॉट इजिकल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, m इंटू, ठीक है, m इंटू, और ये क्या है मेरा मूविंग मास है, किसी भी पार्टिकल का कैसा मास है, मूविंग मास है, और v इजिकल टू वेलोसिटी जो थी मैंने स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल रख दी, तो यहां से रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या निकल के आया मेरा, 0 निकल के आया। ओके, अब हम थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। जो फोटोन है वो ऑलवेज ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट की वैक्यूम में। ठीक है, ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ए फोटोन ऑलवेज ट्रेवल्स, ए फोटोन ऑलवेज ट्रेवल्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जो फोटोन की ट्रेवलिंग है या इसकी जो स्पीड है वो कितनी रहती है वैक्यूम के अंदर, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फोटोन जो था वो ट्रेवल्स करता था। फोटोन ट्रेवल्स जो करता था वो कितने से करता था, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इररेस्पेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो भी हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे उसके इररेस्पेक्टिव में। इस पे फ्रेम रेफरेंस का कोई भी यानी रिलेटिव से कोई मतलब नहीं था। जैसे हमने न्यूटन मैकेनिक्स में पढ़ा था, न्यूटन में कि मान के चलिए एक ट्रेन है 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और हम वहां रेस्ट में है या बैठे हुए हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग वो ट्रेन किस में है, मोशन में है। और ट्रेन के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर वो खुद को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानता है तो उसके अकॉर्डिंग हम किस में होंगे, मोशन में होंगे। तो ये सारी चीजें बताई गई, लेकिन इसमें ये बोला गया कि जो फोटोन है वो ट्रेवल्स करता है इतनी स्पीड पे इररेस्पेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो फ्रेम रेफरेंस था उसके इररेस्पेक्टिव में, मींस फ्रेम रेफरेंस का इस पे कोई भी असर नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है इसका फ्रेम रेफरेंस से। तो इसलिए जो फोटोन है ऑलवेज ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी फोर्थ प्रॉपर्टी। इसमें कहा गया कि जब हम फोटोन की स्पीड को चेंज कर दें, स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेज, जब ये ट्रेवल कर रहा है तो इस जब भी किसी भी मीडिया द्वारा ये कंटिन्यू डिफरेंट मीडिया द्वारा इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, वेवलेंथ को चेंज करना है। वेवलेंथ को अगर हम चेंज करेंगे तो डिफरेंट मीडिया में जो इसकी स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी। तो द स्पीड ऑफ फोटोन, द स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस ड्यू टू डिफरेंट मीडिया। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस एट इट ट्रेवल्स टू डिफरेंट मीडिया, एज इट ट्रेवल्स टू डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडिया में अब डिफरेंट मीडिया का मतलब क्या हो गया कि जब हम डिफरेंट मीडिया में किसी भी स्पीड को चेंज करते हैं, जब वो ट्रेवल कर रही होती है, किसके कारण चेंज होती है, डिफरेंट मीडिया में स्पीड ऑफ चेंज किसके कारण चेंज होगी, ड्यू टू इट्स डिफरेंट वेवलेंथ्स। डिफरेंट वेवलेंथ्स के कारण हमारी स्पीड है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स के कारण जो हमारी स्पीड है वो यहाँ पे चेंज हो सकती है।
ठीक है, तो ड्यू टू द चेंजेस इन डिफरेंट वेवलेंथ, ड्यू टू इट्स चेंजेस इन डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, अब अगला पार्ट, फोटॉन्स ट्रेवल्स, फोटोन ट्रेवल्स कहां ट्रेवल्स करता है? इन अ स्ट्रेट लाइन, फोटोन ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जो फोटोन्स है वो कहां पे ट्रेवल्स कर रहा होता है? स्ट्रेट लाइन में आपका जो फोटोन है वो ट्रेवल करेगा। 6, फोटोन्स कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फोटोन्स है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन्स कैसा होता है हमारा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यानी जब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो फोटोन्स ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएटेड होगा ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट होगा। तो लिख सकते हैं फोटोन्स आर नॉट डेविएटेड, फोटोन्स आर नॉट डेविएटेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोटोन है वो डेविएटेड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसे कैसा बताया गया है? चार्ज लेस बताया गया है। फोटोन को कैसा बताया गया है? चार्ज लेस बताया गया है, क्योंकि फोटोन है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसे? F इजिकल टू हमने पढ़ा था Q इंटू ई, F इजिकल टू पढ़ा था हमने Q V। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये इक्वेशन यूज करते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये इक्वेशन यूज करते थे, और इन दोनों में चार्ज आ रहा था, जिसकी वजह से बताया गया कि जो फोटोन है वो कैसा है? चार्जलेस है, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स। ठीक है, फोटोन कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और ये कभी भी चेंज नहीं होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे, क्योंकि इसमें कोई भी डेविएशन नहीं हो सकता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, क्योंकि इस पे चार्ज ही नहीं होता है। इस पे क्या नहीं होता है? चार्ज नहीं होता, जिसके कारण ये डेविएट नहीं होता है। तो ये थी हमारी पार्टिकल नेचर की शुरू में 6 प्रॉपर्टीज। अब आगे बात करते हैं 7th प्रॉपर्टीज की। ये हमें याद रखनी है कि जो फोटोन है वो ऑलवेज ट्रेवल्स करता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इररेस्पेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस ड्यू टू ट्रेवल्स इन अ डिफरेंट मीडिया। द स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस, जब हम स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस करते हैं कैसे, और वो ट्रेवल्स कर रहे हो डिफरेंट मीडिया में, ड्यू टू चेंजेस आर डिफरेंट वेवलेंथ। जब हम डिफरेंट वेवलेंथ को चेंज करेंगे डिफरेंट मीडिया में, तो हमारी जो फोटोन की स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और फोटोन्स ऑलवेज ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन, या कह सकते हैं फोटोन आर ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद फोटोन्स जो थे वो हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, क्योंकि फोटोन्स आर नॉट डेविएटेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे कौन से नंबर की है? 7 नंबर, है ना। अब इसमें बताया गया था कि ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। जितने भी फोटोन है, ईच फोटोन, सभी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो डेफिनेट होती है। ईच फोटोन हैज डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। जितने भी फोटोन है उनकी जो एनर्जी है वो कैसी है? डेफिनेट है, और डेफिनेट ही मोमेंटम है। ठीक है, जितने भी फोटोन होते हैं, ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। ओके, तो अब बात करते हैं कैसे, क्योंकि जब भी हम यहां से, अगर हमारा ये मेटल है और यहां से कोई भी फोटोन ट्रेवल्स कर रहा होता है, फोटोन क्या कर रहा है? ट्रेवल्स कर रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है वो कैसी बोली गई? डेफिनेट। तो E इक्वल टू किसके होता था? H म्यू। ठीक है, इस म्यू को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? म्यू को फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कहते हैं। ठीक, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और ये न्यूमेरिकल में हमारे काम आएगा। ठीक है, और H इज द प्लांक कांस्टेंट। इसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो अप्रोक्सीमेट
मेड वैल्यू है जैसे पाई की होती है, तो प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, एच क्या होता है हमारा, प्लांक कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.26 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड। इसकी वैल्यू, सॉरी जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड होती है 6.2, एक मिनट बेटा, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है। ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू एग्जाम्स में दी जाती है, ठीक है ना। अब E इज द एनर्जी है, किसी भी फोटोन की क्या है, ये एनर्जी है। ये क्या दे रखी है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन दे रखी है। तो ईच फोटोन हैज डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। तो इसको लिख सकता हूं E इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा। म्यू इजिकल टू किसके होता है, जो फ्रिक्वेंसी होती है C अपॉन लैम्डा के होती है। लैम्डा क्या होती है हमारी, वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ होती है किसी भी रेडिएशन की, तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ठीक। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन क्या है हमारा, लैम्डा है। तो E इजिकल टू एस सी अपॉन लैम्डा होता है। एक फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी लिखते हैं, E इजिकल टू, अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाना है, तो 1242 अपॉन लैम्डा इन, किस में दिया होगा, ये नैनोमीटर में, किस में होगा, नैनोमीटर, ठीक है। और इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी हमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, वेवलेंथ दे रखी है नैनोमीटर में, तो इसका हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले का, 1242 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट होती है एनर्जी। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, E इजिकल टू एच म्यू, म्यू इजिकल टू सी अपॉन लैम्डा। तो E इजिकल टू किसके होगा, एस सी अपॉन लैम्डा, एस सी अपॉन लैम्डा। अब हमने मोमेंटम पढ़ा है, न्यूटन में मोमेंटम क्या था, P इजिकल टू एम इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन ये तो लगाना नहीं, क्योंकि हम न्यूटन की फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स में बोला गया P इजिकल टू, ठीक है, एच म्यू अपॉन सी। P इजिकल टू एच म्यू अपॉन सी इजिकल टू एच अपॉन लैम्डा। मोमेंटम क्या होता है हमारा, एच अपॉन लैम्डा के आता है। तो एच म्यू अपॉन सी, P इजिकल टू किसके होता है, एच म्यू अपॉन सी इजिकल टू एच अपॉन लैम्डा के होता है। तो ये हमारा क्या था, मोमेंटम था। तो यहाँ पे जो मोमेंटम होता है प्रति फोटोन के लिए P इजिकल टू एच अपॉन लैम्डा होता है। ईच फोटोन के लिए डेफिनेट दिया गया है और डिफाइनिंग मोमेंटम को भी किया गया है। और मोमेंटम P इजिकल टू एच अपॉन लैम्डा के होता है और E इजिकल टू एच म्यू के होता है। E इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा भी इसका फॉर्मूला होता है। अब आगे की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो इसमें हमने क्या समझा था, ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट मोमेंटम। और E इजिकल टू एच म्यू, E इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा के होता है और मोमेंटम P इजिकल टू एच अपॉन लैम्डा के आता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, 8th प्रॉपर्टी की। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है डिपेंड्स करते हैं हमारे फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटोन्स पे। तो जो एनर्जी होती है फोटोन की, अगर उसे हम चेंज ना करें, जब हमारे फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन्स थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटोन्स पे। तो यहां से ये निकल के आया कि जो एनर्जी होती है फोटोन्स की वो चेंज नहीं होती है जब फोटोन किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक। तो लिख सकते हैं नंबर 8, एनर्जी ऑफ फोटोन्स, एनर्जी ऑफ फोटोन्स, जो एनर्जी होती है फोटोन्स की वो किस पे डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है फोटोन्स की उस पर डिपेंड्स करती है, ठीक। सो द एनर्जी ऑफ फोटोन्स, सो द एनर्जी ऑफ photons does not change कब चेंज नहीं करते, जब फोटोन हमारा ट्रेवल्स कर रहा होता है एक मीडियम से दूसरे
मीडियम में। व्हेन फोटोन ट्रेवल्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अनदर मीडियम ट्रेवल्स कर रहा होता है, तो फोटोन की जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि वो डिपेंड किस पे करती है, हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन पे करती है। ये हमने सीख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। क्या जो फोटोन होते हैं, ठीक, फोटोन ऑफ लाइट होते हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो पार्टिकुलर वेवलेंथ होती है। कैसी होती है? पार्टिकुलर वेवलेंथ होती है, सेम एनर्जी सेम मोमेंटम पे। तो फोटोन ऑफ अ लाइट लिख सकते हैं, फोटोन ऑफ ए लाइट। तो जो लाइट के फोटोन है ऑफ अ पार्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, इसकी जो पार्टिकुलर वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है, वो सब पे सेम रहेगी, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे येलो लाइट है, येलो लाइट की जो वेवलेंथ है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। येलो लाइट की, अगर येलो लाइट है, रेड लाइट है, इनकी जो वेवलेंथ है अलग अलग होती है। अगर हम येलो लाइट यूज कर रहे हैं तो येलो लाइट की वेवलेंथ क्या होगी? हमेशा सेम ही रहेगी। तो जब लैम्डा हमारा पार्टिकुलर है तो हैव सेम एनर्जी एंड सेम मोमेंटम, तो इसकी जो एनर्जी और मोमेंटम है येलो लाइट की वो भी कैसी रहेगी? सेम ही रहेगी, क्योंकि येलो लाइट का ना तो हमने क्या चेंज, वेवलेंथ पार्टिकुलर एक वेवलेंथ होती है, रेड लाइट की भी एक वेवलेंथ होती है। जब उसकी वेवलेंथ सेम होगी तो एनर्जी और जो मोमेंटम होगा वो भी कैसा होगा? सेम होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, और एनर्जी क्या थे? E इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, मोमेंटम क्या था हमारा? H अपॉन लैम्डा था। अब बताया गया था अगला, द कोलिजन ऑफ अ फोटोन विद अ मटेरियल पार्टिकल्स इज एज्यूम्ड एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्या बताया गया? कि जो फोटोन का कोलिजन होता है किसी भी मटेरियल पार्टिकल के साथ, तो उसे हमने क्या एज्यूम किया कि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। मींस फोटोन पार्टिकल कोलिजन के दौरान जो टोटल एनर्जी होती है और टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, ठीक। तो नंबर ऑफ फोटोन्स may not be conserved in a collision, may not be conserved in a collision। जो फोटोन होते हैं या तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं या उसमें न्यू फोटोन क्रिएट हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होते हैं, या तो जो हमारे फोटोन होंगे वो क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे, या फिर नए फोटोन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स जो होते हैं वो कंजर्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो द कोलिजन ऑफ अ फोटोन लिख सकते हैं, द कोलिजन of photon, the collision of photon with a material particle, with a material particle is कैसे है? प्योरली या assumed as a perfectly, assumed as perfectly elastic collision। कैसे माने गए? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन माने गए, ठीक। कैसे? क्या बताया था अभी हमने? क्या जो फोटोन पार्टिकल जब कोलिजन होता है तो जो टोटल एनर्जी है और टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन कभी भी कंजर्व नहीं होते हैं। या तो फोटोन क्या होंगे? वहां से एब्जॉर्ब होंगे या नए क्रिएट हो जाएंगे। फोटोन क्या होंगे? न्यू क्रिएट होंगे। मान के चलिए ये कोई मेरा एक फोटोन है, ठीक, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड किया, और जैसे ही इसे कंजर्व कराएंगे तो एक फोटोन ये होगा और एक इलेक्ट्रॉन मेरा ये होगा, ठीक। इस पे जो मोमेंटम है मान के चलिए P1 लग रहा है, इस पे जो मोमेंटम है वो P2 है, तो इस पे जो कंजर्व होगा P1 डैश, इस पे जो होगा P2 डैश, ठीक। तो यहां से क्या है? इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम की बात करते हैं, तो जो मोमेंटम है इसका सम P1 प्लस P2 इजिकल टू किसके आएगा? P1 डैश प्लस P2 डैश के। ये हम पढ़ चुके हैं। फाइनल मोमेंटम इजिकल टू किसके, सॉरी, इनिशियल मोमेंटम इजिकल टू किसके होता था? फाइनल मोमेंटम के। और मोमेंटम यहाँ क्या है? टोटल जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, तो इनिशियल मोमेंटम इजिकल टू फाइनल मोमेंटम। ऐसे कोलिजन के कारण कोई ना कोई एनर्जी गेन हुई होगी, तो वो कौन सी होती थी? यहाँ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू किसके होते हैं? हमारे काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल आती है। जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल इक्वल टू किसके आती है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल आती है। तो ये हमारा क्या प्रोसेस था? द कोलिजन ऑफ फोटोन विद अ मटेरियल पार्टिकल इज
एज्यूम्ड एज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है हमारा मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा गया था? तो ये था हमारा क्या, कोलिजन ऑफ फोटोन कैसे यूज किया गया। ओके, तो मेरे पास एक फोटोन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम p2 है। जैसे ही इनका कोलिजन होता है तो ये फोटोन चेंज हो गया, ठीक। इलेक्ट्रॉन था, इसका मोमेंटम क्या हो गया, p2 डैश, इसका p1 डैश। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जब मोमेंटम हमारा कंजर्व हो तो टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व होगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होंगे वो कंजर्व नहीं होते हैं, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे या फिर वो न्यू फोटोन के रूप में क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था, हमारा कोलिजन था। तो ये 3 प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की। अगर हम किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें, किसी भी लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको जो वेवलेंथ दे रखी है उसके साथ अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसमें हमारे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन ईच फोटोन की जो एनर्जी है वो सेम ही रहेगी, ठीक। जैसे ही हमने मान के चलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज किया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज इन द गिवन वेवलेंथ, जो वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज कर दो तो उसके कारण नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे या अधिक हो जाएंगे। व्हाट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल बी सेम, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, जो भी एनर्जी है प्रत्येक फोटोन की वो क्या होगी, सेम होगी, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज सेम। जो भी एनर्जी होगी प्रत्येक फोटोन की वो कैसी होगी, सेम ही रहेगी। कैसे, मान के चलो मैंने एक येलो कलर की लैंप ली, ठीक है, इस पे कोई भी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक। दूसरी येलो कलर की वेवलेंथ ली, वो लाइट ली, इस पे भी क्या है, मेरी वेवलेंथ है लैम्डा। इन दोनों पे क्या है, वेवलेंथ सेम होगी, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, येलो कलर की लैंप ले रहे हैं। तो इनकी जो एनर्जी होगी इजिकल टू एस सी अपॉन लैम्डा, इसकी भी क्या होगी, इजिकल टू एस सी अपॉन लैम्डा। इसकी भी एनर्जी क्या होगी, इजिकल टू एस सी अपॉन लैम्डा, और इसकी भी एनर्जी क्या होगी, इजिकल टू एस सी अपॉन लैम्डा होगी। अगर इसकी इंटेंसिटी को मैं यहां पे 100 वॉट कर दूं और इसकी इंटेंसिटी को मैं 50 वॉट रहने दूं, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स मान के चलो एक पार्टिकल, 2, 3 या कितने भी बन गए, 5 बन गए, ठीक। तो जो एनर्जी होगी ये 5 फोटॉन्स की एनर्जी को डिसाइड करेगा, यानी व्हाट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज सेम। एनर्जी तो वही रहेगी एस सी अपॉन लैम्डा, लेकिन कितने थे यहाँ पे पार्टिकल्स, 5, तो इजिकल टू 5 एस सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए, यहाँ पे एनर्जी वही है एस सी अपॉन लैम्डा है, क्या इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ फोटोन। पहले एक फोटोन था तो उसके लिए ये थी, ठीक। जैसे ही नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज किए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज की, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए। यहां मान के चलो 3 फोटॉन्स आ रहे हैं हमारे पास, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, 3 एस सी अपॉन लैम्डा। तो इसकी जो इंटेंसिटी थी वो इसके मुकाबले क्या थी, कम। इसकी वजह से इसके नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आए, 3, इसमें कितने आए, 5, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं पार्टिकुलर वेवलेंथ पे, या जो हमें वेवलेंथ गिवन है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे इंक्रीज करते हैं, पर ईच फोटोन की जो एनर्जी है वो सेम ही रहती है। मान के चलिए मैंने यहां पे इंटेंसिटी दी और यहां से लाइट जा रही है, ठीक। लो इंटेंसिटी दी है, यहाँ पे क्या है मेरी, लो आई, तो लो इंटेंसिटी दी तो ये आराम से हमारे लाइट्स चल रहे हैं, देखो लाइट पार्टिकल आराम से जा रही है। और जैसे ही मैंने हायर इंटेंसिटी दे दी, यहाँ पे क्या किया, इंटेंसिटी को हायर कर दिया, तो देखिए बहुत कम जगह में काफी तेजी के साथ जो लाइट्स है वो हमारी ट्रेवल्स करेगी। यहाँ पे जो लाइट है वो ट्रेवल्स
कर रही है। और नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या हो गए, यहाँ पे मोर फोटोन आ गए जैसे ही मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, ठीक। और यहाँ पे क्या थे, लेस फोटोन थे, यानी जब मेरी लो इंटेंसिटी थी तो वहां पे फोटोन कम आ रहे थे, और जैसे ही मैंने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो इसकी वजह से जो मेरी इंटेंसिटी थी वो कैसी हो गई, हायर हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो एनर्जी होती है यहाँ से रेडिएटेड, वो पर यूनिट टाइम होती है। हमारी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, पर यूनिट टाइम होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद आइंस्टीन के एक मास रिलेशनशिप था जो न्यूमेरिकल में काम आएगा आपके। न्यूमेरिकल में आइंस्टीन का जो मास एनर्जी का एक रिलेशनशिप बताया था आइंस्टीन ने, ठीक है ना। तो वो क्या बताया था, E इक्वल टू mc स्क्वायर, E इक्वल टू mc स्क्वायर। और एक ये भी हमने पढ़ा था E इक्वल टू h म्यू के होता है, इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो h म्यू इक्वल टू किसके होगा, mc स्क्वायर के। अब हमें यहां से क्या निकालना है, m निकालना है, तो m इक्वल टू किसके आएगा, h म्यू अपॉन c स्क्वायर के। तो यहां से हमने मास भी देख लिया। और लीनियर मोमेंटम की बात करें अगर, यहां से ही लीनियर मोमेंटम, ठीक है, आइंस्टीन का जो मास और एनर्जी का रिलेशनशिप था वो E इक्वल टू mc स्क्वायर होता था। और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होता है, E इक्वल टू h म्यू इक्वल टू mc स्क्वायर के रख दिया तो m इक्वल टू h म्यू अपॉन c स्क्वायर आ गया। और p इक्वल टू किसके होता था, m इंटू c, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। अब यहाँ पे हमने m निकाला हुआ है h म्यू अपॉन c स्क्वायर, m इक्वल टू h म्यू अपॉन c स्क्वायर इंटू c, c से एक c कैंसिल, तो क्या बचेगा, h म्यू अपॉन c। तो जो मोमेंटम आएगा वो क्या निकल के आएगा, p इक्वल टू h म्यू अपॉन c। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू c अपॉन लैम्डा के होता था, म्यू इक्वल टू किसके होता था, c अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू किसके होगा, c अपॉन म्यू के, ठीक है। तो 1 अपॉन लैम्डा के हो जाएगा, तो p इक्वल टू किसके आ गया, h अपॉन लैम्डा के। p इक्वल टू जो मोमेंटम है वो h अपॉन लैम्डा के आ गया। एनर्जी हमारी क्या होती थी, E इक्वल टू एच म्यू, E इक्वल टू mc स्क्वायर, इन दोनों को कंपेयर किया, m इक्वल टू h म्यू अपॉन c स्क्वायर। और लीनियर मोमेंटम p बराबर mc में m की वैल्यू रखी, c से c कट गया, h म्यू अपॉन c इक्वल टू p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। ये सारी चीजें किसने बताई थी, आइंस्टीन द्वारा बताए गए थे और इसको यूज किया गया था, ठीक है ना। तो यहीं से हमें फोटॉन्स के बारे में सारी प्रॉपर्टीज पता लगी, फोटोन किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये थी हमारे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटॉन्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे 5-6, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस थी, हॉलबॉक्स, लेनार्ड और आपके हर्ट द्वारा क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे।